ठीक है, तो ये लैंग्वेज है जो यूज की जाती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आप लोग एसक्यूएल थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको दो लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत देखनी पड़ेंगी, एक एसक्यूएल और एक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अब जब हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब सीएच के लेवल में उतनी ज्यादा नहीं चाहिए, बट हाँ जब डब्ल्यूपीटी वगैरह करेंगे ना, वेब पीटी जिन लोगों का है या जो लोग आगे करना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा जावास्क्रिप्ट पे फोकस करना पड़ेगा और एसक्यूएल पे। दो लैंग्वेजेस हैं जो आपको वेब की जरूरी है ताकि आप इन दोनों वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पाए। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? तो ये वेब आर्किटेक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वेब आर्किटेक्चर में आपका वेब का सारी चीजें यूज आ जाती हैं, कि जो जो चीजें आपको वेब को समझने के लिए चाहिए हैं, वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। अब कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर मैं एक वेबसाइट यूआरएल की बात करूं, कोई भी वेबसाइट का एक यूआरएल आपके सामने में लिख रखा है, तो उस यूआरएल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, ये यूआरएल आपके सामने एक लिखा हुआ है, एक एग्जांपल यूआरएल आपको दिया है मैंने। अब इस यूआरएल में क्या क्या चीजें आपके सामने, क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस यूआरएल के, ये आप लोग बताइए मुझे। क्या क्या चीजें दिख रही है इसमें? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? HTTPS, इसको बोलते हैं स्कीम। स्कीम में आपकी प्रोटोकॉल्स आती हैं, या तो HTTP या HTTPS, वो प्रोटोकॉल्स आती हैं। इसके अलावा और भी आती हैं, जैसे WSS वगैरह भी होता है, बट अभी आपको सिर्फ दो ही पे फोकस करना है, एक HTTP और एक HTTPS। ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्कीम। स्कीम के अलावा यहाँ पे ये चीज क्या लिखी हुई है? app.example.com। ये बेसिकली डोमेन है, ठीक है, बट डोमेन के अंदर भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि ऐप यहाँ पे क्या है? एक सब डोमेन है। जैसे डोमेन क्या है यहाँ पे, मतलब जो इम्पोर्टेंट या मेन डोमेन है वो क्या है? example.com। और app.example.com क्या है? उसका एक सब डोमेन है। जैसे google.com डोमेन है, drive.google.com, mail.google.com, maps.google.com, ये सब क्या है? उसके सब डोमेन है। सब डोमेन क्या होते हैं? उस डोमेन के ऊपर, या उस डोमेन, आपने जैसे मान के चलो सबसे पहले आपको एक डोमेन परचेस करना पड़ता है, आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आपने एक डोमेन लिया, उस डोमेन के ऊपर फिर आप कितने भी सब डोमेन्स बना सकते हो। ठीक है, तो वो उस डोमेन के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली कंपनियां क्या करती हैं, अपनी अलग अलग सर्विसेज को रन करने के लिए या अपने अलग अलग काम रन करने के लिए अलग अलग डोमेन ले लेते हैं। जैसे आपने एक डोमेन परचेज किया, आपको ब्लॉग्स बनाने हैं, ब्लॉग्स लिखने हैं, तो आपने एक ब्लॉग डॉट कंपनी नेम जो भी है .com डाल दिया। आपको सर्विसेज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो आपने एक और डोमेन डाल दिया, ट्रेनिंग डॉट जो भी कंपनी डोमेन है .com। आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करने हैं या कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने हैं, तो आपने एक और डाल दिया app.something.com। तो इस तरीके के अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मली कंपनी क्या करती है? सब डोमेन्स क्रिएट करती है। ठीक है, जिनको फिर अलग अलग आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो बड़ी कंपनी होती हैं वो ये काम करती हैं, छोटी मोटी कंपनियां एक ही डोमेन के अंदर सारी चीजें रखती है। जब उन्हें एक्सपेंड करना होता है तब वो अलग अलग स्विच कर सकते हैं सारे डोमेन्स को। अब इस डोमेन में भी लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है हमेशा आपका? .com या .in .uk, ये सब क्या होता है? इसको अलग चीज बोलते हैं, इसको बोलेंगे TLD, टॉप लेवल डोमेन। इसको क्या बोला जाता है? TLD या टॉप लेवल डोमेन। और इसको हमेशा बोला जाता है +1, टॉप लेवल डोमेन +1, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? +1 है, और उसके बाद ऐप आपका +2 माना जाता है। ठीक है, तो app.example.com बेसिकली डोमेन है, जो कि एक सब डोमेन है example.com का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है यहाँ पे? वेब पेज हो सकता है कोई भी, जैसे login.php या लॉगिन एक वेब पेज हो गया, या प्रोफाइल एक वेब पेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेज क्या है? एक वेब पेज है, मतलब उस पर्टिकुलर डोमेन पर हम किस पेज पे हैं। ठीक है, उस पेज का नाम क्या है, उस वेब पेज का नाम क्या है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है।
क्वेश्चन मार्क, जब भी क्वेश्चन मार्क आपको यूआरएल में दिखाई दे, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि अब आपको आगे इसके आगे पैरामीटर्स दिखाई देंगे। पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि पैरामीटर्स पर ही आप टारगेट करते हो किसी भी वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, जब भी आप वल्नरेबिलिटीज टारगेट करोगे किसी वेबसाइट पे, तो किस पे टारगेट करोगे आप, कहाँ पे उन वल्नरेबिलिटीज को आप ट्राई करके देखोगे कि वो है या नहीं वल्नरेबल, पैरामीटर्स पे। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो वैल्यूज जो कि यूजर कंट्रोलेबल होती है। हम यहाँ पे चाहें तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेके दिखाएगा। आपने कुछ और वैल्यू डाला तो हो सकता है कुछ और आउटपुट आपको देखने के लिए वहां से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी क्या है, एक पैरामीटर है, और 102 क्या है, उसका एक वैल्यू है। तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद आपको क्या दिखते हैं, हमेशा पैरामीटर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आईडी यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर, और उसका वैल्यू क्या है, 102। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का पैरामीटर है। पैरामीटर्स में कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी कंटेंट ये हो सकता है इसके अंदर, और इस वैल्यू को आप चेंज करके, इसको ऑल्टर करके, इसकी जगह कुछ और वैल्यू डाल के आप वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, वो भी देख लीजिए। जरूरी नहीं कि एक ही पैरामीटर हो। इस तरीके के मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए क्या यूज होता है, एम्परसेंड। ठीक है, एम्परसेंड सिंबल आप यूज करते हो पैरामीटर्स को, दो पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए। पहला पैरामीटर का नाम क्या है, आईडी, एंड सेकंड पैरामीटर का नाम क्या है, फाइल। दोनों के अपने अपने अलग अलग वैल्यूज हैं। दोनों पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए क्या सिंबल यूज होता है बीच में, एम्परसेंड। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड भी हो सकते हैं। जैसे पहला पैरामीटर हो गया यूजर नेम, मान के चलो आपने यूजर डाल दिया, एम्परसेंड डाल दिया, के बाद पासवर्ड जो भी था। तो ये भी पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके। तो पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए एम्परसेंड सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया ये वाला पार्ट। तो ये यूआरएल के, क्या कह रहे हो, ये कंपोनेंट होते हैं यूआरएल के। यूआरएल में ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, ऐप सब डोमेन है पे, वो भी एक सब डोमेन होता है। सब डोमेन ही होता है वो तो। बिल्कुल, हमेशा जैसे www.google.com, उसको google.com पे ही रिजॉल्व किया जाता है। रिजॉल्व उसको google.com पे ही किया जाता है, बट एक सब डोमेन होता है वो। जैसे कोई भी कंपनी का एक ना एक सब डोमेन तो होता ही है, वो www वाला। वो नॉर्मली पुराने टाइम पे यूज किया जाता था कि आपकी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाने के लिए, पूरे वर्ल्ड में आपकी वेबसाइट को हर कोई एक्सेस कर पाए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट था। वो अभी भी चल रहा है कि हाँ, अभी भी लोग अपने वेबसाइट का एक सब डोमेन जरूर बनाते हैं, www, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो चुकी है कि वो वेबसाइट को एक्सेस ही तब करते हैं जब www लगा देते हैं, है ना। जैसे अभी भी बहुत लोगों की, पुराने लोगों की आदत होती है कि वो कोई भी डोमेन होगा ना, उसके पहले www जरूर लगाएंगे, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट अभी भी है, इसीलिए आप अगला, अगर अगर आप भी इन फ्यूचर कोई डोमेन परचेस करते हैं, तो आप भी उसका एक सब डोमेन जरूर बनाइएगा, www। अदरवाइज कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा www लिख के, तो उसको एक्सेसिबल नहीं मिलेगी, फिर उसको लगेगा कि वेबसाइट नहीं है या ऐसा कुछ। तो इसलिए लोग अपना 404 आएगा, क्योंकि वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं दिखाएगा, है ना, क्लाइंट साइड एरर दिखाएगा आपको। ठीक है, ये यूआरएल के कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए कि यूआरएल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि खासकर इसमें से पैरामीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगली बार जब मैं पैरामीटर वर्ड यूज करूं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पैरामीटर में किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पैरामीटर्स भी अलग अलग टाइप का होता है, तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी यहीं तक ही रखते हैं आज हम लोग। इसको आप लोग एक बार रिवाइज करके आइएगा। कोई डाउट आए तो फिर मेरे को बताइएगा नेक्स्ट क्लास में।